हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हो आप सब। आज हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 7 है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, पार्ट नंबर 3 आज हमें इसका देखना है। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 एंड 2 खत्म कर दिया है। आज हम लोग ये पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है गाइस। इस टॉपिक का अगर आप सोचो कि आपको नोट्स मिले तो आपको इस टॉपिक का इस दुनिया में कोई नोट्स नहीं देगा, और अगर नोट्स देगा भी तो इस चैप्टर का पूरा चैप्टर है उसको नोट्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल कम इन्फॉर्मेशनल चैप्टर ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बोला, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को सबसे लास्ट में छोड़ा था, क्योंकि ये चैप्टर ना कोई भी बंदा जब एग्जाम होता है ना उसके 1 या 2 दिन या 1 महीने पहले ही पढ़ता है। आप अभी एक बार पढ़ लो और उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा तो 1 महीने पहले, जब पता रहेगा कि आप एग्जाम आने वाली, तो 1 महीने पहले इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तभी इसको पढ़ना, मेरा यही सजेशन है। पर फिर भी मैं आपको अभी से पढ़ा के छोड़ देता हूँ। आप जाओ पूरे यूट्यूब में देख लो, इवन सीबीएसई बोर्ड का भी देख लो ना, आपको ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट इन जल्दी ऐसे चैप्टर जल्दी मिलते नहीं है, क्योंकि ना इसके नोट्स जल्दी अवेलेबल नहीं होते यार, और इनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। कोई टीचर यही नहीं चाहेगा कि ज़्यादा ये चैप्टर ले जिससे बच्चों को बोरिंग लगे, क्योंकि सभी को व्यूज़ की पड़ी होती है। तो ये बात तुमको समझ के रखना है। तो एक बात ध्यान रखो कि ये जो टॉपिक है ये कॉन्सेप्चुअल कम इन्फॉर्मेशनल ज़्यादा है, और आज हम यहाँ पे ऑक्सीजन तक पढ़ेंगे। ठीक है, हो सके तो हम ओजोन तक भी जाएंगे आज के टॉपिक में पढ़ते पढ़ते। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लो। हम लोग पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 की बात कर रहे हैं। हम आज इसको देखने वाले हैं। उसमें से गाइज हम अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में ही देखा था, जिसमें हमने ग्रुप 16 और 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। प्लीज़ जब मैंने उस पार्ट को आपको पढ़ा दिया तो प्लीज़ जाके एक बार उसे देख लो। और पार्ट नंबर 18 में अगर मैं बात करूँ आपसे, मतलब ग्रुप नंबर 18 में, तो आप भी जानते हो कि ग्रुप नंबर जो 18 होता है हमारा, क्या होता है ये हमारा होता है स्टेबल गैसेस। ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते ना ही लॉस करते, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट नहीं करते तो इनकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं। समझ गया, दे लॉस इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव ना होकर के पॉजिटिव होती है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना ही लॉस, फिलहाल ये तो लॉस और गेन कुछ नहीं करते हैं, बट फिर भी इनके पास पॉजिटिव गेन एंथैल्पी होती है अगर हम जबरदस्ती कभी कभार करवा लें तो। ओके नाउ, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन स्टेट, डरना नहीं है इतने पूरे इन्फॉर्मेशन से, बहुत ही आसान है कि एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में जानना है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनामलस। एनामलस मतलब होता है थोड़ा सा हटके, अलग, मतलब अगर भीड़ जा रही है इस रास्ते में जो तुम इस रास्ते में जा रहे हो, थोड़ा हटके करना कोई काम, उसे एनामलस बिहेवियर कहते हैं। तो ऑक्सीजन का अपना अलग ही बिहेवियर होता है जो सभी का नहीं होता, अपना अलग ही काम करता है ये। इसके रीजन यही है कि इसका एटॉमिक साइज होता है बहुत छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। इसके पास डी ऑर्बिटल, जैसे पी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं सभी एटम्स के पास, तो इसके पास डी ऑर्बिटल की कमी होती है। ठीक है, यही सब इसके एनामलस बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, ये बातें आपको जाननी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइक एटॉमिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ये सब देख लो। एटॉमिसिटी के मामले में अगर बात करूँ तो ऑक्सीजन सभी लोग, जबकि हमारे यहाँ पे पॉली एटॉमिक होते हैं, बट ऑक्सीजन हमारा ये डाई एटॉमिक होता है। O2 ही आपने देखा होगा दुनिया में, O2, O4 नहीं देखा होगा। फिर ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमारा ऑक्सीजन, तुमने सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा कि ये हमारा होता है पैरामैग्नेटिक, ये बात आपको समझना है, बाकी के सब डायमैग्नेटिक होते हैं। ओके, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के +2 तक भी दिखाता है, और कभी कभी जबकि अदर एलिमेंट होते हैं ना उनके -2, +2, +4 और +6 ही है, इसके -1 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है, दोनों दिखाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखना है। ओके नाउ, और इसीलिए इसका कभी ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने नहीं मिलेगा। नाउ नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करूं तो मतलब हाइड्राइड्स मीन जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्राइड्स बनाना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हाइड्राइड्स हो गया, H2O, एक टाइप का हाइड्राइड ही है। तो रूम टेम्परेचर में मोस्टली ये हाइड्राइड्स के फॉर्म में ही रहता है, और बाकी के टाइम पे ये बाकी जितने भी होते हैं वो सब गैसेस होती हैं, लेकिन ये हाइड्राइड होता है। तो रूम टेम्परेचर में सब गैस, तो ये हाइड्राइड है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसकी कॉमन वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ये रेयर केस ही है, और कभी कभी इसकी 4 भी इसकी वैलेंसी हो सकती है इन द रेयर केसेस। कभी कभार ये 4 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, कभी कभी इन द रेयर केसेस, ध्यान से पढ़ लेना, रेयरली। ठीक है, ये बात तुमको समझ के रखनी है। अब गाइस हम यहाँ पे देखते हैं अच्छे से कॉमन। अब देखो मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, कॉमन वैलेंसी क्या होती है इसकी। कॉमन वैलेंसी इसकी 2 होती है, हम जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, मतलब कभी कभी देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रेयरली कभी कभी मतलब ये गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है।
यही इसका एनोमलस बिहेवियर, जबकि सभी ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्मॉल साइज है, इसके हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये अपने 16वें ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और ये इनर डी ऑर्बिटल इसके पास अब्सेंट रहता है। क्या रहता है इसके पास? अब्सेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी। 3 चीजें ऑक्सीजन की बातें याद कर लो, स्मॉल एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 3 चीजें प्लीज 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 याद कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अब हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना, फ्लोरीन जो होता है ना, ये दुनिया को मानने में, देखो ना यार, पहला लाइन तो वही लिखा है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 17। अब आप बताओ इसमें क्या समझाने जैसा है? इसका साइज बहुत छोटा होता है, ये भी बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इनफैक्ट गाइस, ये पूरे के पूरे जितने भी हमारे मतलब पूरा एटॉमिक पीरियोडिक टेबल है, उसमें पूरा का पूरा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव ही ये होता है। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारा फ्लोरीन होता है। इसमें डी ऑर्बिटल अब्सेंस रहते हैं। वैलेंस शेल जो होता है ये भी मोस्टली, मतलब जो वैलेंस शेल रहते हैं उसमें डी ऑर्बिटल हमारा अब्सेंट रहता है। एफ बॉन्ड जो होता है डिसोसिएशन एंथैल्पी का, ये बहुत कम है। एफ मतलब फ्लोरीन बॉन्ड। समझ गए? ये बात तुमको समझनी है। तो यही चीजें इंफॉर्मेशन, अब इसमें याद क्या करना है, तो इतना बस याद कर लो कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब ये होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज है, और डी ऑर्बिटल इसमें अब्सेंस रहता है, जैसा कि ऑक्सीजन में था। एक बात ध्यान रखना, जिसका ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहते हैं ना, जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, चाहे फ्लोरीन हो चाहे ऑक्सीजन हो, इनमें स्मॉल एटॉमिक साइज होता ही है और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दोनों में रहता ही है। ये बात ध्यान रखना। अब सम एनोमलस बिहेवियर भी देख लेते हैं। तो हमारा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था अच्छे से, वो भी कि जो आयन को गेन करने वाली एंथैल्पी है, जो आयन प्रोड्यूस कर सकता हो किसी भी एलिमेंट में, उसी के एंथैल्पी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो और या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, या फिर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो। ये भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड के पास जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो ये सभी के सभी फ्लोरीन के बहुत ज्यादा होते हैं। आयोनिक कोवेलेंट जो रेडियस होता है, यानी या चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, ये सब के सब बहुत ही कम होते हैं, लोअर होता है। ऐसे ही मोस्ट ऑफ दी जो रिएक्शन है हमारे फ्लोरीन के, वो एक्सोथर्मिक ही होते हैं, यानी कि हीट बाहर निकालता है। इसलिए तो हम कभी भी ना फ्लोरीन का रिएक्शन जल्दी करते नहीं, क्योंकि इसमें से हीट बहुत ज्यादा निकलती है, ये एक्सप्लोजिव होता है, बम ब्लास्ट जैसे ब्लास्ट करता है ये, इसके लिए तो हम इसका कभी रिएक्शन नहीं करते हैं। ये भी आपको समझ के रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम ग्रुप 16, 17 और 18 की बात करेंगे। अब हम तीनों के, हम अभी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, 16, 17, 18 सभी की। तो पहला चीज यहाँ पे देख लो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे किसी भी एलिमेंट ग्रुप 16 का, मतलब ग्रुप 16 में जो यहाँ पे हैं सारे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ। तो ये तो हमको मालूम है कि देखो, जिससे अगर ऑक्सीजन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बन जाता है O2-। बेसिकली ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट E2- बनाते हैं। ई के जगह में कोई भी आप दूसरा ले सकते हो, यानी कि या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। यही होता है हमारे ग्रुप 16 वाले सारे एलिमेंट्स में, ठीक है। और इनका बेसिकली -2 ही मतलब यहाँ पे हो सकता है ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी देखो किस केस में, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। या तो OF2 जब बनाएगा हमारा ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलता है, मान लो अगर O है और यहाँ पे F2 है, तो एक F इधर आएगा, एक F इधर आएगा। तो मेरा जो फ्लोरीन है, इसने जो मेरा ऑक्सीजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस किया है। जो लॉस किया है किसको दिया? फ्लोरीन को, बिकॉज फ्लोरीन बिकम्स हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन छीनेगा? एक ये छीन लेगा, एक ये छीन लेगा। ऑक्सीजन से कितने गए? 2। तो जब लॉस होता है तो प्लस आता है, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। बट इन द केस ऑफ H2O2 और या फिर Na2O2 एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझना है। ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पहले ही नंबर आता है यार, कितना बेचारा ताकत रहेगी उसके पास, जबकि ऑक्सीजन बहुत बड़ा है। तो यहां से भी ऑक्सीजन ले लेगा। अब यहाँ पे समझना, आप कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से? एक ले रहा है, इसलिए -1 आएगा। दिस इज द -1। तो इस तरीके से हमारा इन दोनों केस में H2O2 और Na2O2 में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और OF2 में हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, ठीक है। और एलिमेंट हमारा कभी कभी +2, +4, +6, यहाँ पे जो सारे एलिमेंट है कभी कभी इतना भी एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी +6 से भी ज्यादा मोर कॉमन जाता है, कभी कभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा बन जाता है। तो ये बातें तुमको समझ के रखनी है अकॉर्डिंग टू ग्रुप 16 के लिए, ओके ना। अभी ग्रुप 17 में चलते हैं। तो ग्रुप 17 का जैसे कि लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP5 है, ये आप जानते ही हो।
तो ये बात आपको समझना है कि जो इनकी पास मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है गेन एंथैल्पी का ग्रुप 17 में हेलोजन वाले में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा होती है। ये बेसिकली जैसे कि Cl माइनस आपने देखा होगा, Br माइनस I माइनस, यानी कि ये E माइनस बनाते हैं, E माइनस आयन हमेशा बनाते हैं बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको याद रखना है। बेसिकली सभी के सभी हेलोजन का -1 ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, बिकॉज ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कोई भी। बट कभी कभी जैसे कि आयोडीन हो गया, ये सभी के सभी +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी तो +4 और +6 ऑकर होता है, कभी कभी ऑक्साइड के साथ या ऑक्सा ऑक्साइड के साथ बनाएंगे तभी। अभी में हम पढ़ेंगे ऑक्सा ऑक्साइड और ऑक्साइड्स क्या होता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के दोनों कभी कभी +4 और +6 दोनों बनाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बातें आपको समझना है। बट फ्लोरीन बेसिकली -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है? क्योंकि 2,7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी फ्लोरीन -1 बन जाएगा। इसके लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट हमारा नोबल गैस होती है, तो इसके किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात ही नहीं आती, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोई इनके पास टेंडेंसी नहीं होती, नो टेंडेंसी टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसीलिए जीरो वैलेंट भी होते हैं, जीरो वैलेंट होते हैं, और आप इन्हें मोनो एटॉमिक कह सकते हो। तो बाकी ज़्यादा कोई चीज़ें है ही नहीं, इनका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं बनेगा जल्दी। कितना आसान हो गया ना, कोई बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। आगे बढ़ते हैं अभी। तो केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब कौन ज्यादा केमिकल से रिएक्शन करता है। तो हम पहले ग्रुप 16 की बात करेंगे, सब कुछ पढ़ रहे हैं लाइन से। तो केमिकल रिएक्टिविटी में ग्रुप 16 की बात करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन की बात करूं, तो एलिमेंट जो ग्रुप 16 है वो ज्यादा हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, तो ये H2O बना देगा, जो कि एक हाइड्राइड है ना, मतलब हमारा वाटर है बट ये हाइड्राइड ही है। अगर मैं मान लो यहाँ पे H2 की बात करूं कैरेक्टर की, तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस लिक्विड होता है। वाइल H2S H2SE ये सब देखो हाइड्राइड ही है। देखो ना, किसी में PO, किसी में TE, किसी में SE, किसी में S है, देख सकते हो आप यहाँ पे सब हाइड्राइड है। तो कोई कोई इसमें से बैड स्मेलिंग, पॉइजनस गैस और एम्बियंट कंडीशन वाले होते हैं, ये भी आपको समझना है, ठीक है। और सभी के सभी की sp3 हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है। जो हाइब्रिडेशन होता है किसी भी एटम का, वो sp3 ही हाइब्रिडाइज रहते हैं, ये भी आपको जान के रखना। तो कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन था, कुछ सीखने जैसा था नहीं, बस हमने पढ़ लिया और हमको सब पूछा गया। तो एक बात ध्यान रखना, ग्रुप 16 कभी भी अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे ना, तो वो हाइड्राइड ही बनाएंगे ना। ग्रुप 17, अगर ग्रुप 17 हमारा हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो वो हलाइड बनाता है। क्या बनाता है? हलाइड। जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, ये सब हमारे हलाइड है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। और उसमें भी रिएक्शन करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हमारे हाइड्रोजन आयोडाइड के पास है, फिर हमारे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के पास है, फिर HCl और HF लास्ट में रिएक्शन करता है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक है, HI ज्यादा एसिडिक है। वैसे अगर मान लो डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करूं, तो HF हमारा बहुत ही कम, मतलब HI का कम ही हमारा बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन, बॉन्ड किसमें सबसे ज्यादा ब्रेक होता है, तो सबसे जल्दी ब्रेक हमारा HF में होता है, सबसे कम ब्रेक हमारा HI में होता है। सबसे ज्यादा HF में क्यों? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव यही रहता है, जिसकी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। ये बात आपको समझनी है। स्टेबिलिटी में भी हमारा HF ही सबसे आगे है और HI सबसे पीछे है। ये सब आपको याद रखना है, जो कि 1 मार्क्स MCQ आपको आंसर दिलाएगा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। अब ग्रुप 16 मान लो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने वाला है, तो अगर मान लो हमारा गाइज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो ये कुछ इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे अगर मान लो हमारा S ने रिएक्शन किया, तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो अगर Fe2 तो ये सेलेनियम डाइऑक्साइड बना देगा, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो SO2 अगर वाटर का रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड, SO2 H2O ये सेलेनियस एसिड, ऐसे सभी के सभी अपने अपने एसिड बन जाते हैं अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। तो ये बातें आपको जान के रखनी है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही अगर मान लो EO3 के केस में, जैसे कि SO3 बन गया है ना, SEO3 TEO3 ऐसे बना, तो यहाँ पे सेलेनिक एसिड ट्यूलरिक एसिड IC लग जाता है, और यहाँ पे देखो OUS लगा था। अगर SO2 का रिएक्शन करोगे तो OUS वाला बनता है, और अगर इसका करोगे तो IC बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मेरा ClO2 है, तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, ये भी हमारा मतलब क्लोरीन और हमारा ऑक्सीजन से बना हुआ है। ऐसे हमारा ब्रोमीन ऑक्साइड है, BrO2 है, ये सब के सब हमारे स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स होते हैं। ऐसे ही हमारा आयोडीन ऑक्साइड है, I2O4 I2O5 I2O7, ये सब के सब हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड और डिकम्पोज होते हैं ऑन द हीटिंग।
ये सब आपको समझ के रखना है, ये अब बस रीडिंग जैसा और कुछ नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करता हूँ, मतलब कैसे हमारे ग्रुप 16-17 के लोग हैलोजन से रिएक्शन करते हैं। तो ग्रुप 16 के लोग जब हैलोजन से रिएक्शन करते हैं ना, तो ये हमारा हलाइड्स ऑफ टाइप EX6, EX4, EX2 ऐसा बनाते हैं, जैसे कि SF6 हो गया, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये EX6 जैसा है। ऐसे ये वाला देखो, ऐसे यहाँ पे ये बनेगा, ऐसे हमारे सबके सब बनेंगे TEF6, ऐसे सबके सब। तो इसमें से रिएक्शन करने की ताकत सबसे ज्यादा फ्लोराइड के पास होती है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। हलाइड की मतलब जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, सबसे कम आयोडाइड में है और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फ्लोराइड में है। ये हमारा हेक्सा हलाइड हो गया, जिसमें कि 6 हलाइड्स आते हैं। हेक्सा मतलब टेट्रा हलाइड की बात करो तो SF4, SEF6, ये सब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाते हैं। हमने ज्योमेट्री के बारे में 11th में सीखा था, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर डाई हैलाइड की बात करूं तो SCl2, SeCl2, TeCl2, ये सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। और इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाइड होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। इक्वेटोरियल मतलब बराबर बराबर, ये बात आपको जाननी है। कोई डायमेरिक होता है, कोई ट्राइमेरिक होता है। डायमेरिक मतलब 2 स्ट्रक्चर वाला, ऐसे होते हैं। ये इसका रिएक्शन है। अब रिएक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या आप ही बताओ, मुझे कुछ समझाने जैसा है नहीं ना यार, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज्यादा वेटेज का है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये रहता है अल्फा चैप्टर, एक ना एक होता ही है। ग्रुप 18 एलिमेंट की अगर बात करूं तो ग्रुप 18 एलिमेंट कैसे रिएक्शन करेगा? पहली बात तो रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि केमिकली इनर्ट होते हैं। बट फिर भी क्रिप्टॉन और जेनॉन जो है हमारा, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये दोनों कभी न कभी मतलब फ्लोराइड से रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फ्लोराइड से 673 केल्विन टेम्परेचर में रिएक्शन करते हैं तो HCF2 बनाता है, ये आप जान के रखो। तो जेनॉन फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है? जेनॉन फ्लोराइड। अगर हमारे एक स्टेबल गैस KR और XC, इसने अगर रिएक्शन किया फ्लोराइड से, तो यहाँ पे XeF2 और XeFO4 बनाता है। ये बात आपको जाननी है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अब ग्रुप 16 के लोग अगर हमारा रिएक्टिविटी है अगर इनकी किसके साथ? मेटल के साथ। तो देखो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हमारा और ऑक्सीजन पहला था, इनका रिएक्शन करूंगा तो देखो यहाँ पे एल्यूमिना बनेगा। ऐसे अगर कॉपर और सल्फर का रिएक्शन करूं तो ये हमारा COS बनेगा। कॉपर हमारा मेटल है और सल्फर हमारा ग्रुप 16 का एक एलिमेंट है। ऐसे सेलेनियम हमारा मैग्नीशियम से करूंगा तो MgSe बनेगा, मैग्नीशियम सेलेनाइड। तो ये ग्रुप 16 के रिएक्शन है। इनका सब एक मैं आपको चार्ट एक दूंगा, टेंशन मतलब। ग्रुप 16 एलिमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक हेलोजन है जो कि रिएक्शन कर, जैसे कि देखो NaCl से करेगा तो NaCl बनेगा, MgBr से करेगा तो MgBr2 बनेगा। सबसे ज्यादा MF, MCl, MBr, Mi लास्ट में होते हैं। Mi मुंबई इंडियन सबसे पीछे ठीक है, ये बात आपको जाननी है आयोनिक कैरेक्टर में। अब आते हैं एलोट्रॉपी में। एलोट्रॉपी क्या होती है? मान लो A नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, इसके 2 से 3 फॉर्म रहेंगे, B और C, जो कि A से ही बनेंगे। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स या उनके पार्ट्स, उन्हीं के अलग अलग रूप, वही हमारा एलोट्रॉपी कहलाता है। तो अगर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 16 में भी बहुत सारे एलोट्रॉपी होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रॉप्स लाइक O2 एंड हमारा O3, ओजोन। ओजोन और O2 यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा एक सिंगल ऑक्सीजन होता है, इससे 2 बनते हैं, एक O2 बनता है, एक O3 बनता है। दीज बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात आपको समझना है। ऐसे हमारा जो सेलेनियम है ये एग्जिस्ट करता है 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, पहला नॉन मेटालिक रेड और एक ग्रे मेटालिक में। इस तरीके से 2 फॉर्म में एलोट्रॉप्स होती हैं। और फिर जो हमारा टेलुरियम है, देखो यहाँ पे टेलुरियम TE, टेलुरियम भी हमारा 2 एलोट्रॉप्स में आता है, एक एमॉर्फस एक क्रिस्टलाइन है। ये आप एमॉर्फस क्रिस्टलाइन तो बच्चा भी जानता है। ऐसे हमारा पोलोनियम है, वो भी हमारा 2, एक अल्फा और एक बीटा, इन दोनों में हमारा 2 एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो बड़े मजेदार की बात थी। अब एलोट्रॉप ऑफ सल्फर का देखते हैं। तो कलर की बात करूं तो ये पेल कलर, ये ब्राइट कलर, मतलब जो बीटा सल्फर था और अल्फा सल्फर था, हमने पॉलीमर में पढ़ा था, इनसे हम रबर बनाते हैं। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर से, सल्फर के 2 ये मतलब एलोट्रॉप्स होते हैं। तो अल्फा सल्फर भाई पेल येलो होता है और ये हमारा ब्राइट येलो सॉलिड। शेप की बात करूं तो इसका ऑर्थोरोम्बिक, इसका नीडल शेप्ड मोनोक्लिनिक, मेल्टिंग पॉइंट 385 और इसका 393। अब इसमें क्या याद कराऊं, आप बताओ क्या समझाऊं इसमें आपको तो आपको याद ही करना है तो प्लीज एक बार रीड कर लेना इसका सबका सब, और क्या चाहिए। अब हम चलते हैं ऑक्सो एसिड की तरफ। अब देखो ऑक्सो एसिड विद सल्फर देखते हैं ये क्या होता है, समझेंगे। ऑक्सो एसिड यही हमारा H2SO3, H2SO4, यही सब हमारे ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। तो जब कभी भी हमारा सल्फर जो होता है ना, ये बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है। और यहाँ पे ध्यान देना किस तरीके से बनाएगा, ये बहुत सारे एक्वस सॉल्यूशन में हमारे इस तरह बहुत अलग अलग तरीके के हमारे ऑक्सो एसिड हमारा बनाता है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स भी हैं सल्फर के और उनके स्ट्रक्चर के भी, ये भी आपको समझना है।
जैसे कि H2SO3 है, ये भी हमारा एक ऑक्सो एसिड है। अब इसके देखो H2 और SO3 दोनों है, यहाँ पे H2SO3 दोनों है। अब देखो यहाँ पे ये S हो गया, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, तो H2SO3 बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर है, अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। और ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 6 इसके पास यहाँ पे 2 बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ग्रुप 16 तो 6 ही रहेंगे ना। ऐसे यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6, सब में 6, हर सल्फर से 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप चाहे तो काउंट कर लो, अगर बिलीव ना हो आपको तो मेरी बातों पे। तो H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे डाई और पायरो सल्फ्यूरिक H2S2O7, ये देख लो इसका स्ट्रक्चर, H2 यानी 2 2 S, फिर यहाँ पे 7 बार ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 हाइड्रोजन 1 2, और ये बाकी ऑक्सीजन। तो ये हमारा डाई और पायरो सल्फ्यूरिक बन गया। तो दीज ऑल आर दी ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसी और देख लो आप चाहो तो H2SO5, ये भी आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसे स्ट्रक्चर, देख लो आप यहाँ पे देख लो H2SO5 1 2 3 4 5, ये O5 हो गया, एक S हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गए। ऐसी H2S2O7 ये पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक है, ये पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक है, ये थियोसल्फ्यूरिक एसिड है। सब आपको याद करना है। ये स्ट्रक्चर एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछेगा, बोलेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थियोसल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के ऑक्सो एसिड बड़े प्यारे होते हैं, लाइक हाइपोफ्लोरस यानी कि HOF, ये हो गया एक। ऐसी परक्लोरिक, आयोडिक, मेटाफेरोडिक, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सबके नाम आप याद कर लो प्लीज। ये देखो ये सारे नाम याद कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल देखते स्ट्रक्चर, जैसे कि हाइपोक्लोरस का HOCl, ये हमारा हाइपोक्लोरस एसिड होता है। अब देखो यहाँ पे एक H, एक ऑक्सीजन, एक क्लोरीन, यही हमारा हाइपोक्लोरस है। ऐसे क्लोरस एसिड क्या होता है, HOClO लिख दो, या तो फिर ClO2 लिख दो। यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा ये क्लोरस एसिड बनता है। फिर ऐसे क्लोरिक में यहाँ पे देख लो, ऐसे क्लोरिक यहाँ पे बन जाएगा। जैसे पर क्लोरिक में देखो ऐसे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे HClO4 है, तो एक HO और एक Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये बन गया हमारा हाइपोक्लोरस। अब आप बोलोगे कैसे स्ट्रक्चर आया, तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। अब आपसे पूछो कि मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनता है, तो भाई बनता है तो बनता है, समझ गया ना। तो वही तो इसका भी स्ट्रक्चर है ना, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर भी नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा यार। एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ PbLO2, लेड का है ये, लेड Pb मतलब लेड होता है, मतलब हमारा जो ग्लास होती है, ग्लास, समझ गया। ऐसे हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ चार्जेस। तो डाइऑक्सीजन जो हमारा होता है, ये प्रिपेयर होता है बाय द इन द लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, जैसे कि H2O है, इसको ब्रेक किया तो H प्लस और प्लस OH माइनस में डिवाइड कर देना, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे वाटर लिया तो एक H2 बन गया और एक ऑक्सीजन में चला गया, इस तरीके से इसका डिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया वाटर का। ऐसे ही माय डियर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड में देख लो, हमारे डाइऑक्सीजन जो रहता है उसका, डाइऑक्सीजन मतलब O2 यार, ठीक है। तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में हमारा इंडस्ट्रीज में हमारा डाइऑक्सीजन यूज होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बात कर लो तो डाइऑक्सीजन हमारा कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। डाइऑक्सीजन स्पैनिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, इसका इतना हमारा मतलब वॉल्यूम होता है, 293 केल्विन पे उबलता है। ये हमारा 90 केल्विन पे लिक्विफाई और 55 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है। इसके बहुत सारे आइसोटोप्स लाइक 16O, 17O, 18O। मॉलिक्यूलर जो इसका ऑक्सीजन है ये O2 एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, समझ रहे हो, तो इस तरीके से एग्जिबिट करता है। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो रिएक्शंस विद मेटल, देखो अभी हमारा ऑक्सीजन का रिएक्शंस, अभी हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं इसके लिए, अभी फिर हम ग्रुप 17, 18 सभी की बात करेंगे। तो मेटल में जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा तो 2CaO आ जाएगा। फिर ऐसे ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम किया तो एल्यूमिना बनेगा। ऐसे रिएक्शन विद नॉन मेटल, तो देखो कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन का, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो CO2 बनेगा। ऐसे ही हमारा देखो यहाँ पे फास्फोरस भी एक नॉन मेटल है, जो कि ऑक्सीजन से अगर करोगे तो P4O10 बनाएगा। तो रिएक्शन तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे रिएक्शन विद सम कंपाउंड्स, जिंक सल्फाइड से अगर रिएक्शन करूं ऑक्सीजन का, जो कि ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ZnO जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे SO2 बनाएगा। ऐसे मीथेन से किया कंपाउंड, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड से, ऐसे HCl से किया, सबके सब रिएक्शन बन जाएंगे। सब रिएक्शन का आपको एक चार्ट दूंगा मैं लास्ट में। यूजेस देख लो तो डाइऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन के लिए होता है, एनिमल और एक्वेटिक लाइफ में। मैन्युफैक्चर स्टील करने में बहुत हेल्प करता है। फिर ऐसे इसका वेल्डिंग कटिंग ऑफ मेटल में भी, और सिलिंड्रिकल वाइडली यूज इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग,
मतलब यार जैसे देखो हमारा, जैसे कि अगर सपोज आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो या फिर आप हिमालय चढ़ने जा रहे हो, तो आप देखो ऑक्सीजन की बॉटल लेके जाओगे, उसके अंदर O2 भरा होता है। तो ये सब वहां पे यूजेस है इसका, ठीक है। वो जो भरा रहता है वही O2। अब उसका यूजेस बता दो कहाँ का है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स में भी है, ट्रिमेंडस थ्रस्ट में होता है, रॉकेट्स को उड़ाने में हेल्प करता है ऑक्सीजन, ऐसे करके ना। सिंपल ऑक्साइड की अगर बात करूं तो ये बाइनरी कंपाउंड्स होता है, बाइनरी कंपाउंड्स, ये बात आपको समझनी है, ऑफ द ऑक्सीजन एंड अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। अब इसके 4 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ये हमारे सिंपल ऑक्साइड के 4 टाइप्स हैं। हम पहला टाइप देखेंगे एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। अब हमारा जो एसिडिक ऑक्साइड है, अगर मेरा डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 अगर सल्फर से रिएक्शन कर गया तो ये क्या बनाएगा, SO2। दिस इज द माय एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि ऐसा ऑक्साइड जिसका एसिडिक नेचर होता है। SO2, SO3, CO2, N2O5, ClO7, Cl2O7, ये सब के सब हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। सिमिलरली बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है, एक ऐसा जो हमारे मेटल से करता है, जैसे कि हमारा देखो ऑक्सीजन है और प्लस सोडियम आ गया, तो Na2 और O ये हमारा सोडियम ऑक्साइड, ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है। ऐसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सब के सब बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। व्हाट अबाउट एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऐसी होती है जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाती हूँ, जो एसिडिक और ऐसी हमारा बेसिक दोनों प्रॉपर्टियां जो दिखाती हूँ, एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों से रिएक्शन कर सकती हूँ। आप देख सकते हो ये हमारा एल्यूमिना है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये एक बार हमारे देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है और दूसरी बार हमारा एसिड से रिएक्शन कर रहा है। जो दोनों से रिएक्शन कर सकता हो वही एम्फोटेरिक कहलाता है, एसिड बेस दोनों से। बाकी क्या आएगा वो तो आप जानते ही हो, वो तो आपको याद करना है, ठीक है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या होगा, न्यूट्रल भाई जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, नॉर बेस नॉर एसिडिक। जैसे कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सभी के सभी न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं जो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो ये हमारा लास्ट वाला पार्ट हो गया। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे देखते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन जो होता है हमारा, ये ऑक्सीजन O3 होता है, इसका आप दुनिया जानती है कि ओजोन का रिलेशन क्या है, मतलब O3 मतलब ओजोन। और ये एक एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के 2 ही तो एलोट्रोप है, एक डाई ऑक्सीजन और एक ट्राई ऑक्सीजन। ट्राई ऑक्सीजन का नाम है ओजोन। सॉरी, आगे बढ़ते हैं अभी। ऑक्सीजन जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है ना, इन सबको एब्जॉर्ब करके और एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाता है। जैसे कि O2 हमारा डाई ऑक्सीजन है, इसने यूवी लाइट को एब्जॉर्ब किया और देखो अलग अलग हो गया, और फिर क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, अलग अलग ऑक्सीजन से कंबाइन होकर O3 बनाएंगे। मतलब एक O2 पहले 2 ऑक्सीजन ऐसे बनेगा और फिर ये दोनों O2 प्लस O2 से बन करके और ये क्या बना देंगे, O3 बना देंगे। समझ गया, तो ये बातें तुमको समझ के रखनी। तो मतलब यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। क्यों, कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यार O3 बनाने में ही यूवी रेज लग जाती है। तो जितना ज्यादा ओजोन बनेगा उतना ज्यादा हमारी यूवी रेज की खपत होगी, उतना ज्यादा हमारा यूवी रेज इस्तेमाल होगा और पूरा यूवी रेज हमारा ऊपर ही खत्म हो जाएगा, तो अर्थ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये हानिकारक है इसके लिए। इसलिए ओजोन लेयर हमारे यूवी रेज को खत्म कर देती है ना। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, ओजोन कैसे बनाओगे, अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन हमारा लेबोरेटरी में भी आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय पासिंग साइलेंट आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या ड्राई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, या ओजोनाइजर का इस्तेमाल करके, है ना। एपरेटस होता है, एक डिवाइस होता है। अब डिवाइस कैसे आपको दिखाऊंगा मैं। तो ओजोनाइजर नाम का एक डिवाइस है, इसका इस्तेमाल करके आप लेबोरेटरीज में ओजोन बना सकते हो। 10% ऑफ ओजोन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपको ओजोन मिलेगा, और इसकी एंथैल्पी जो होगी 142 किलो जूल पर मोल लगती है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं ओजोन की, तो ये हमारा जो होता है ये पेल ब्लू गैस होती है और डार्क ब्लू लिक्विड रहता है, या फिर वॉयलेट ब्लैक सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। तीनों इसके कलर हैं, कोई भी कलर में हो सकता है हमारा ओजोन, प्योर ओजोन। ओजोन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, थोड़ा सा स्मेल देता है ये जब हम इनहेल करते हैं, तो जैसे कि 100 ppm का इनहेल, मतलब इतना बड़ा स्मेल को मेजर करने का तरीका है ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसा आपको याद रखना है, जिससे हमारे को हेडेक, नॉसिया सब हो सकता है। और ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि O2 कैसे, कौन सा नेचर का होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था O2 कौन से नेचर का होता है, आप मुझे बताना, ठीक है। O3 तो डायमैग्नेटिक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करूं अगर, तो O3 हमारा O2 और O बन सकता है, यानी कि लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। अगर मैं O3 को डिवाइड करूंगा तो एक O बनेगा और एक O2 बनेगा। जो अकेला O है ये मेरा नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है, यानी कि नेसेंट मतलब अकेला ऑक्सीजन।
अगर इसको मैं लेड सल्फाइड से अगर मैं ओजोन का रिएक्शन करूं तो मुझे लेड सल्फेट प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल के मिलेगी। ये सारा रिएक्शंस हो गया। अब रिएक्शंस क्या समझाना, ये समझाने जैसा है ही नहीं है, तो आपको डायरेक्टली याद करना है। अब आप ही बताओ मैं क्या समझाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि पोटेशियम आयोडाइड और वाटर और ओजोन मिक्स करोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस मतलब हमारा आयोडीन अलग निकल जाएगा और ऑक्सीजन साइड में हो जाएगा, यही कहूंगा ना। तो ये तो सिंपल बात है ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की बात करूं तो ब्लीचिंग के लिए भी हमारा बहुत ही बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट होता है, मतलब साफ सफाई के लिए भी हम ओजोन इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कलर्ड मैटर और ऑक्सीजन इस्तेमाल करो, कलरलेस मैटर बना देता है उसको। मतलब अगर आप किसी भी ऑक्सीजन को किसी भी मैटर में ऐड करोगे ना, मैटर में, तो ये उसको कलरलेस मैटर बना देता है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। और ये ड्राई ब्लीच करने में हेल्प करता है। इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है। अगर मान लो आप ऑक्सीजन को पेरोक्साइड यानी H2O2 इसके साथ अगर रिएक्शन करते हो तो आपका H2O या फिर ऑक्सीजन बनता है। आपको अपने बगल में बुक खोल के रखो। या फिर बेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो ओजोन का तो ये बेरियम ओनली ऑक्साइड ही बनेगा। ये बेरियम डाइऑक्साइड है, अगर इसको ओजोन से करोगे तो बेरियम ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ओजोन की डिप्लेशन की बात करूं तो ओजोन का डिप्लेशन दिन बाय दिन होते जा रहा है। जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बढ़ रही हैं, ये ओजोन का डिप्लेशन करती हैं। और इसी वजह से हमारा यूवी रेज है जो हमारे अर्थ में आती है, सब आ जाती हैं, ये हमको बहुत ही खतरनाक है और हमारे अर्थ के लोगों को स्किन कैंसर करना ये सब कुछ कर देती हैं। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बढ़ने से भी हमारी डिप्लेशन हो रही है, मतलब ओजोन के लेयर की, ओजोन हमारी खत्म हो रही धीरे धीरे। तो ये भी हमारे ओजोन डिप्लेशन का बहुत बड़ा रीजन है। एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन की बात करूं, देखो ये रहा हमारे ओजोन का स्ट्रक्चर, जिसमें से 120 पिकोमीटर का और 120 पिकोमीटर का और 117 डिग्री सेल्सियस का डिग्री का ओनली एंगल बनाता है। और ये रेडियस है हमारी बॉन्ड लेंथ जिसे आप कहते हैं 128 पिकोमीटर, यही हमारा बॉन्ड लेंथ और 117 का हमारा एंगल बनाता है हमारा ओजोन। प्लीज इसे अच्छे से याद रखना, आगे चल के एग्जाम में यहां से ये 2 मार्क्स को आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यूजेस ऑफ ओजोन की अगर बात करूं तो ओजोन जो होता है ना, ये हमारे एयर को प्यूरिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। कोई भी क्राउडेड सिनेमा हॉल हो, टनल हो या रेलवे हो, वहां की अगर साफ सफाई एयर को प्योर करना हो तो हमारा ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडाइजिंग ऑल जर्म्स बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग आइवरी, ऑयल्स, स्टार्च, वैक्स, डेलिकेट फैब्रिक्स, सिल्क, इन सभी को ब्लीच करने में, सिंथेटिक कैम्फर बनाने में, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में, इन सभी का इस्तेमाल ओजोन के लिए होता है। तो ओजोन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और ये एग्जाम में 3 मार्क्स को यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये यूजेस भी 2 मार्क्स को पूछ सकते हैं। तो माय डियर बहुत ही अच्छा वीडियो था आज का, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हमको जीके नॉलेज पढ़ना था। जैसे कि जीके का नॉलेज होता है ना, जनरल नॉलेज, तो वही जनरल नॉलेज ही हमको आज के मतलब लेक्चर में पढ़ना था और कुछ नहीं है। साइंस वाला जनरल नॉलेज वही पढ़ना था और कुछ नहीं करना था। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।